अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट साहर खान एंड यू आर वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली विद एहसान इकबाल। आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और कमोडिटीज़ को, जबकि अपने चौथे सेगमेंट में हम एक न्यू सेगमेंट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टेट के नाम से, जिसमें हम ग्लोबली और नेशनली जो हैं अपने बिजनेसेस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट एहसान इकबाल। वेलकम सर। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट जो थी सुबह 40,000 प्लस पे थी, आज जो है एंड मार्केट का 39 समथिंग पे हुआ और 1000 पॉइंट्स का तकरीबन जो है वो नेगेटिव चेंज आया। तो क्या वजूहात हैं नेगेटिविटी की तरफ जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज की शेप हमें क्या नज़र आ रही है। आज अगर हम गौर करें तो हमें मार्केट के अंदर डब्ल्यू शेप एक्सपेक्ट की जा रही थी। जिस तरह मार्केट गई ऊपर, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था दोबारा ऊपर आएगी, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जैसे ही अर्निंग सीजन ख़त्म हुआ 30 सितंबर को, उसके बाद से सेल ऑफ हमें एक्सटेंसिवली नज़र आ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि वॉल्यूम क्या बहुत ज़्यादा हो गया। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं कर रहा, मेरा पर्सनल व्यू ऐसा नहीं है। वॉल्यूम जो है वो अभी भी आज भी 270 मिलियन है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब एक नॉर्मली इतने ही होते हैं। अगर हम बात करें ना कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लेट्स से 350 चले गए, तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर कुछ खास ऐसी चीज़ हुई है जो इन्फ्लुएंस कर रही है। इसका मतलब ये है कि इट्स यूजुअल मार्केट के अंदर नॉर्मल बिहेवियर है। एब्सोल्युटली नॉर्मल नहीं कहेंगे लेकिन एबनॉर्मल भी नहीं कहेंगे। उसकी वजह यह है कि मार्केट के अंदर सेल ऑफ देखा जा रहा है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आपको सेल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने कहा था कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल है 43,000 का। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से इसको नीचे की तरफ पुश मिल रहा है, उतनी तेजी के साथ ऊपर की तरफ आएगी इंशाल्लाह। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि एफ एच मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स नज़र नहीं आ रहे। देखें, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, ख़ासतौर पर सीमेंट की बात कीजिए, इजाफा देखा जा रहा है। क्या हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर क्या बहुत ज़्यादा कमी आ गई, क्या बहुत बड़ी तब्दीली आ गई? नहीं, एक ही फैक्टर नेगेटिव है, वो है महंगाई का, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, लेकिन वो तो नॉर्मल हमें पता है। तो वो सीजनल फैक्टर्स भी है ना। तो क्या इन्वेस्टर्स को जो है वो सेल ऑफ कर देना चाहिए या वेट करना चाहिए? नहीं, इस वक्त तो आपको देख लेना है कि आपके स्टॉक प्राइस क्या है। मिसाल के तौर पे जिस तरह आप हर सेगमेंट के अंदर सेल ऑफ देख रहे हैं ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम इसको रख लें, संभाल कर रख लें या कब बेचें। मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि अगर आप ये देखें, आपने जिस कीमत पे ख़रीदा हुआ है, अगर आप उससे नीचे नज़र आ रहे हैं तो मत बेचें, अगर ऊपर नज़र आ रहा है तो फ़ौरन बेचें, क्योंकि ये सीज़न है ना। उसके बाद जब हम नवंबर में एंटर होंगे, फिर हमें दोबारा अर्निंग सीजन हमारा 15-20 दिन के लिए स्टार्ट होगा, तो फिर हमें एक्टिविटी दोबारा नजर आएगी। एफ एच कोई खास फैक्टर नहीं है। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि वेट एंड सी की पॉलिसी भी रखें और जैसे ही मौका मिले सेल इट। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव है, मिडल ईस्ट भी स्लाइटली पॉजिटिव ही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? देखें, आज हमें सऊदी इंडेक्स पॉजिटिव नज़र आया है, यानी कि आफ्टर का मार्केट जब क्लोज करने वाली है। इसका मतलब है कि सारे दिन वो जो नेगेटिव ट्रेड करते रहे, उसकी वजह क्या है? देखा जाए तो मिडल ईस्ट के अंदर ओवरऑल हमें नेगेटिव मार्केट्स नज़र आई हैं। अच्छा, अगर हम बात कर लें सऊदी अरेबिया की, तो वहाँ पर देखें तो ऑयल की प्राइस जो मैटर करती है, फिर पेट्रोकेमिकल्स की जो प्रोडक्शन है वो मैटर करती है, फिर टूरिज्म और लेजर की जो एक इंडस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर फ्लाइट्स ऑन हो रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर एक्टिविटी को बूस्ट मिल सकता है। तो एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि इसने ज़्यादा इंपैक्ट नहीं किया जब तक फ्लाइट्स दोबारा से स्टार्ट नहीं होती, टूरिज्म स्टार्ट नहीं होती, हज और उम्रा स्टार्ट नहीं होता, आपको मार्केट में एक्टिविटी एफ एच नजर आएगी नहीं। अगर हम दुबई की बात करें तो वहाँ पर पेट्रोकेमिकल सेक्टर ने आज अच्छा परफॉर्म किया, जबकि रियल एस्टेट का फैक्टर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है उसने नेगेटिव परफॉर्म किया। लेकिन ये चीज़ें चलती रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हम इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स में देखें, वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की सेहत। उनके डॉक्टर्स के पैनल ने कहा है कि ही कैन कम बैक एज सून एज मंडे, विच इज़ गुड। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अब इन्वेस्टर्स को देखना है कि क्या वेट एंड सी करना है, एक हफ्ते का इंतजार करना है, या मार्केट को एज यूजुअल बिहेवियर के तौर पर रखा जाए। मेरा अपना पर्सनल व्यू, जिस तरीके से आज एशिया ने पॉजिटिव इस न्यूज़ को लिया, यूरोप ने इस न्यूज़ को पॉजिटिव लिया, यूएस भी इसको पॉजिटिव लेगा। लेकिन उसका क्लोज तो नेगेटिव ही देखा गया था आज, यानी कि आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव ओपन होगा। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि आज जो स्टार्ट होगा इट विल बी पॉजिटिव। आई एम क्वाइट होपफुल, या आई एम वेरी मच पॉजिटिव अबाउट इट। इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ। फॉरेक्स में अगर हम पाक रुपीज़ वर्सेस यूएस डॉलर की अगर बात करें तो पाक रुपीज़ की जर्नी लास्ट वीक बहुत अच्छी रही। पाक रुपीज़ जो है वो 1 रुपया 30 पैसा अप्रिशिएट हुआ है। तो आज भी क्या अप्रिशिएट हुआ है?
एब्सोल्युटली आज हुआ है और आज तकरीबन 18 से 19 पैसे मेरे ख्याल से अप्रिशिएट हुए, विच इज़ गुड। और अब जो हम प्राइस लेवल देख रहे हैं, जो पैरिटी हम देख रहे हैं, इट इज़ 164.5। हम देख रहे थे कि अगले 6 महीने तक का जो हमारा टारगेट है, यानी कि अब तो माशाल्लाह से हमारे 3 महीने गुजर गए हैं, तो अब 164 इसका एवरेज था, इसका मतलब ये अपने एवरेज के करीब आ गया। अगर इससे नीचे जाएगा ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, आप समझे कि हमारे लिए एक अच्छी सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर 164 के करीब करीब पैरिटी लाई कर रही है, इसका मतलब है कि इट इज़ गुड, वी आर गोइंग गुड। अपने पुराने लेवल्स तक भी कभी आ पाएगा डॉलर? मेरा अपना पर्सनल वे कि मुश्किल है कहना, इसके लिए आपको एक्सटेंसिवली आपको इंजेक्शन चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की चाहिए आपको। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको ट्रेंच मिल जाए IMF की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी। इस वक्त, इस महीने जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉरेक्स के हवाले से और फाइनेंशियल सेक्टर के हवाले से रहेगा, वो है FATF का बिल। क्या पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट में से निकल आएगा या नहीं? हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट ही में रहता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि ब्लैक लिस्ट नहीं हुए, और अगर ग्रे लिस्ट से भी निकल आते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए तो समझिए कि जश्न की बात है, एब्सोल्युटली जश्न करना चाहिए, और वो इम्पैक्ट करेगा ना। तो आप देखिएगा फिर रुपया इतना स्ट्रांग हो सकता है कि 160 के लेवल पर भी आ सकता है। यूरो वर्सेस US डॉलर की अगर हम बात करें तो हम यूरो का बुलिश ट्रेंड की बात करते आ रहे हैं। आज उसकी बुलिशनेस देखी जा रही है, 1.178 पे लाई कर रहा है, तो क्या स्ट्रीक अपवर्ड इसकी स्टार्ट हो गई है? हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था कि US डॉलर की जो स्ट्रीक है वो टेम्पररी है। बहरहाल ये थोड़ी सी एक्सटेंशन हो गई थी उसमें, फिर भी यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट ये था कि क्या जो पैरिटी है इन दोनों की, क्या यूरो 1.1750 तक जा सकता है, और क्या ऊपर उससे ऊपर जा सकता है। वो 1.1750 से ऊपर भी गया और इस वक्त हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि 1.1750 के बाद पॉजिटिव है। हम ये कहेंगे कि इस वक्त यूरो जो है वो अपनी पॉजिटिव स्ट्रीक की तरफ जारी है, और जिस तरीके से आज एक्टिव ने अच्छा परफॉर्म किया, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि आज ये पैरिटी 1.18 तक भी जा सकती है, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये 1.1719 पर भी चली जाए। इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज की तरफ। कमोडिटीज़ में अगर हम ऑयल की बात करें तो WTI और ब्रेंट ऑयल 38 और 40 पे रिस्पेक्टिवली लाई कर रहे हैं, तो स्लाइटली पॉजिटिव इंक्रीज देखा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो पॉजिटिविटी हमें नज़र आ रही है वो नज़र आ रहा है कि हमें जो फ्राइडे के जो लेवल्स हैं उसके ऊपर प्राइसेस नज़र आ रही है ना। एक ही न्यूज़ ने उसने इम्पैक्ट किया, वो है ट्रम्प साहब की सेहत ने। तो इसका मतलब ये है कि ब्रेंट दोबारा 40 प्लस हो गया हुआ है, विच इज़ गुड। हमने यही डिस्कस करते कि 40 प्लस ये मार्केट के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ही रहना चाहिए। अब देखना ये है कि क्या कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है जो ऑयल की प्राइस को इन्फ्लुएंस करे। एक ही फैक्टर है, वो है ओपेक। क्या वो प्रोडक्शन कट की तरफ और जाएंगे या नहीं जाएंगे, कितने प्रोडक्शन कट की तरफ जाते हैं, या प्रोडक्शन कट कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। एक ही फैक्टर रह गया ना। मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, ये हम सबको पता है, प्रोडक्शन ग्लट ना हो बस। अब देखना ये है कि API का जो नंबर इस हफ्ते आता है वो क्या है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ US के अंदर डिमांड जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए, लेकिन एक और इफेक्ट मेरे जहन में अभी आया, वो ये है कि जो यूरोप है ना, वहाँ पर डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूरोपियन इकोनॉमिक्स की तरफ से जो है लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ये डिमांड का जो है ना, इम्पैक्ट नजर आएगा, और इसको आज हम इसको ट्रैक भी करेंगे, मॉनिटर भी करेंगे, और इंशाल्लाह कल अपने व्यूअर्स को इंशाल्लाह दोबारा इन्फॉर्म भी करेंगे इसके हवाले से। एक ज़बरदस्त सिचुएशन। गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करें तो गोल्ड कल के मुकाबले में थोड़ा कम नजर आ रहा है, लेवल उसका 1899 का है, और सिल्वर जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव दिख रहा है कल के मुकाबले में। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, गोल्ड जो है ना, अगर 1880 से ऊपर है इट्स पॉजिटिव। अब ये प्राइस लेवल 1900 से ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ये नज़र आएगा। हमने ये कहा है कि 3 सिनारियो है। पहला सिनारियो 2200 की तरफ है, दूसरा है 1750, तीसरा सिनारियो 1880 वाला है। इसका मतलब कि जो तीसरा सिनारियो 1880 वाला वो हमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर स्टेडीनेस है, गोल्ड अभी भी सेफ हेवन है, बुलिश हो सकता है किसी भी, बिल्कुल हो सकता है। US डॉलर आज नेगेटिव हो रहा है, आप देखिएगा, हम जब हमारा प्रोग्राम पब्लिश हो रहा होगा, हम उस वक्त अपनी जो फ्लाइट है गोल्ड के हवाले से जब वो अपडेट करेंगे, आप देखिएगा इट कुड गो मोर देन 1900, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो पाकिस्तानी प्राइसेस जो हैं वो भी इंक्रीज होंगी साथ ही? एब्सोल्युटली इसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन अगर हम गौर करें ना, पाकिस्तान में जो लोकल गोल्ड की प्राइसेस चल रही हैं ना, वो डिस्काउंटेड चल रही हैं। मेरी बात है, हमारे अपने फंडामेंटल्स है ना, तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि डिस्काउंट कम हो सकता है अगर प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइस मेरा ख्याल है 1,12,000 1,13,000 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर हम सिल्वर की बात करें तो 23.9 पे लाई कर रहा है, कल के मुकाबले में थोड़ा इजाफा अच्छा, है। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि गोल्ड जो है वो मैन्यूवर कर रहा है। अच्छा, सिल्वर पॉजिटिव स्ट्रीक में, इसका मतलब ये है कि हमने देखा था 2 हफ्ते पहले, हमने डिस्कस किया था अपने प्रोग्राम में कि इन्वेस्टर्स का जो टिल्ट है वो सिल्वर से निकल गए। अब
पॉजिटिव हमें क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पर भी हमें जाती हुई नज़र आ रही है, इस वजह से आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है फिलहाल। और मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि दोनों ही अलॉन्ग साइड चलते हैं, अगर कोई आगे पीछे हो जाता है दे ट्राई टू कैच अप, तो ऐसा नज़र आ रहा है। इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने चौथे सेगमेंट बिजनेस स्टेट की तरफ। आज हम अपने चौथे सेगमेंट में बात करेंगे पीटीसीएल के हवाले से। पाक टेलीकॉम मोबाइल लिमिटेड कंपनी पाकिस्तान में जीएसएम सेलुलर सर्विस प्रोवाइडर है। ये कंपनी पाकिस्तानी मार्केट में तीसरी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है, जबकि जैन 2001 से पाकिस्तान टेलीकॉम मोबाइल लिमिटेड ने अपना ब्रांड नेम यूफोन के नाम से अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, जिसके मोबाइल ऑपरेटर कंपनीज में 13.5% मार्केट शेयर हैं। आगाज़ करते हैं हम अपने पहले सवाल से कि पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने के लिए पीटीसीएल और यूफोन जो है वो किस तरह से सूदमंद साबित हो सकते हैं। देखिए, पीटीसीएल हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है। आपने अभी डिस्कस किया कि 13.5% मार्केट शेयर है, ये बहुत हेल्दी है। अगर हम गौर करें ना, इस वक्त पीटीसीएल के 26% जो स्टेक है ना, वो हमने दुबई के एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एतिसलात है उसको बेचे हुए हैं। ये लास्ट डेकेड में हुआ था। तो इस वक्त 52% जो है ना वो गवर्नमेंट को ओन करती है, जबकि कुछ जितना भी शेयर बचता है 15-16% वो आपको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हुए नज़र आते हैं। पीटीसीएल का मकसद क्या है? पीटीसीएल का मकसद है कि टेलीकम्युनिकेशन के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको मैनेज करे, उसको मेंटेन करे, उसको इम्प्रूव करे, ताकि टेलीकम्युनिकेशन की जितनी भी सर्विसेज हैं वो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन तक मिले, यानी कि अवामुन्नास है ना, उनको मिलनी चाहिए। अब हम ये देख रहे हैं कि जब से सी पैक आया है पाकिस्तान के अंदर टेलीकम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हम देख रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी शामिल हैं। अच्छा, पीटीसीएल का एक और सेगमेंट है वो है यूफोन, वो कंज्यूमर सर्विसेज में है और हमने देखा कि वो उसकी सर्विसेज ना सिर्फ चीप हैं बल्कि बेहतर भी हैं। पीटीसीएल बेचने जा रहा है यूफोन को, तो क्या फायदा होगा उसको बेचकर? देखिए, उसकी वजह क्या है, पहले उसको ये देख रहे हैं। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि सी पैक के बाद टेलीकम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और इस वजह से पीटीसीएल ने डिसाइड किया है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा। अच्छा, वो इसलिए वो यूफोन जो कि कंज्यूमर सेगमेंट है, वो कंज्यूमर बिजनेस है और उसको वो मैनेज करता है, उसको वो बेच रहे हैं। अभी ये इतलात नहीं है कि क्या पूरा बेचना है, 50% है, 25% है, वी नेवर नो। ये खबरें आ जाएंगी 1-2 हफ्ते तक। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि क्या दुनिया के अंदर इस तरह किया जाता है? मैंने एतिसलात की बात की, क्या वहाँ पर एतिसलात ने अपना जो कंज्यूमर बिजनेस है उसको प्राइवेटाइज किया? नहीं। क्या सऊदी अरबिया के अंदर फावा है उसने किया? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये तो बिल्कुल हमारी इमीडिएट जो कंट्रीज हमारे साथ हैं उनकी एग्जांपल्स ले रहा हूँ। कोशिश ये होती है कि टेलीकम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं उनको स्टेट ओन्ड ही रखा जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंज्यूमर्स को एक मिक्स देते हैं। मिक्स की वजह क्या है? ताकि उनको बेहतरीन सर्विसेज मिले। जब कंपटीशन होता है उसके बाद फिर आपकी सर्विसेज इंप्रूव करती हैं, आपकी कॉस्ट कम होती है। यही वजह थी कि यूफोन के साथ साथ आपको ऑरेस्कॉम नज़र आ रहा था, आपको जोंग नज़र आए। अब ये देख रही है कि जो खबरें आ रही हैं कि जोंग ही शायद यूफोन का खरीद ली, इसका मतलब ये कि सी पैक का एक और प्रोजेक्ट इसको मजबूत कर देगा। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि बिजनेस सेगमेंट के हवाले से अगर देखा जाए, इट कुड बी अ गुड डिसीजन कि पीटीसीएल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करे। लेकिन एक चीज़ है, जिस तरीके से हम यूएस और चाइना में एक ट्रेड वॉर देख रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट टेलीकम्युनिकेशन, 5G और 4G के हवाले से। यहाँ मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि 4G और 5G बाकी कंट्रीज़ में तो होगा अवेलेबल, लेकिन पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है? पाकिस्तान में ज़बरदस्त स्कोप है। देखिए, पाकिस्तान की जो आबादी है इट इज़ मोर देन 200 मिलियन, बहुत बड़े। हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं आबादी में। अगर हम अपनी आबादी को काउंट करें तो 2100 तक तकरीबन हम 248 मिलियन हो जाएंगे। तो हमारी तो आबादी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ तो 4G 5G का स्कोप ही स्कोप है। लेकिन मकसद ये है कि 4G और 5G सर्विसेज के लिए कि हम इसको प्राइवेटाइज कर दें। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जिस तरीके से यूएस और चाइना के दरमियान जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के बारे में जंग हो रही है, ये प्राइवेटाइज करें लेकिन इतना बड़ा सेगमेंट ना करें कि ये बिल्कुल ही प्राइवेटाइज हो जाए। मेरा अपना पर्सनल व्यू है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। व्यूअर्स, इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि इस पूरा हफ्ता हम बिजनेस स्टेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जबकि इकोनॉमी वॉच और स्वॉट जो है हम नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे। और कल के दिन में जो है हम ऑयल की मार्केट को ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी के साथ व्यूअर्स, अपनी मेज़बान सहर खान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए बिजनेस न्यूज़ रियली विद एहसान इकबाल।